नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के 300 एमसीक्यू सीरीज का 5वां वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में 200 to 250 तक के क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। इन सवालों के जरिए हम नए कानूनों को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 296 जो पुरानी आईपीसी की धारा 294 हुआ करती थी, उसके तहत क्या दंड है? इसके विकल्प है 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास, 6 महीने तक की कैद, केवल 500 रुपए जुर्माना। इसका सही उत्तर है 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। हाँ, और अगर इसके बारे में थोड़ा और देखें तो जो कोई भी दूसरों को परेशान करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी अश्लील कृत्य करता है, उसे ही इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। एकदम सही। और इसमें सिर्फ कृत्य ही नहीं, मतलब अगर कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास कोई अश्लील गीत गाता है या ऐसे शब्द बोलता है तो वो भी इसी धारा का हिस्सा माना जाता है। मतलब शारीरिक हरकत और शब्द दोनों शामिल हैं। हाँ, और जैसा कि उत्तर में है, इस कृत्य के लिए अधिकतम 3 महीने की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक उपद्रव के ऐसे मामले जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उनमें बीएनएस की धारा 292 के तहत कितना जुर्माना है? विकल्प है 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक, 5000 रुपए। इसका सही उत्तर है 1000 रुपए तक। अच्छा, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के अनुसार सार्वजनिक उपद्रव के लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाँ, और ये ध्यान देने वाली बात है कि पुरानी आईपीसी की जो धारा 290 थी, उसमें इसके लिए केवल 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। मतलब जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सही कहा। अब शारीरिक चोट से जुड़ा एक अहम सवाल है। बीएनएस की धारा 116 के तहत गंभीर चोट की 8 श्रेणियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत कर देना, हड्डी या दांत का फ्रैक्चर कर देना, नपुंसक बना देना, गर्भपात का कारण। इसका सही उत्तर है गर्भपात का कारण। तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार गर्भपात को गंभीर चोट की इन 8 श्रेणियों में नहीं रखा गया है। हाँ, इसके लिए कानून में अलग से प्रावधान है। बीएनएस की धारा 116 में जिन चोटों को गंभीर माना गया है, उनमें नपुंसक बनाना शामिल है। और शायद दृष्टि या सुनने की क्षमता खो देना भी इसी में आता है। बिल्कुल, दृष्टि या सुनने की क्षमता को नष्ट करना भी गंभीर चोट है, और इसमें कोई भी ऐसा फ्रैक्चर या चोट भी शामिल है जिसकी वजह से पीड़ित को लगातार 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा सहनी पड़े। मैं सीमा याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएनएस की धारा 354 जो पुरानी आईपीसी 311 हुआ करती थी, उसके अनुसार ठग के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है? विकल्प है 3 महीने तक की कैद, 6 महीने तक की कैद, आजीवन कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास। इसका सही उत्तर है आजीवन कारावास और जुर्माना। आजीवन कारावास? ये तो बहुत ही सख्त सजा है। हाँ, क्योंकि ठगी का अपराध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। मतलब ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है ना? एकदम सही। और इस गंभीर अपराध पर विचार करने का अधिकार सत्र न्यायालय के पास होता है, यानी सेशंस कोर्ट। या और वर्तमान में ठग से जुड़े सभी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 में विस्तार से वर्णित हैं। बिल्कुल। अब पुलिस और न्याय प्रणाली से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 उपधारा 3, जिसे अब बीएनएसएस की धारा 175 उपधारा 3 कहा जाता है, उसके तहत प्रत्यक्ष जांच का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? एक मजिस्ट्रेट, सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस अधीक्षक, उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है एक मजिस्ट्रेट। हाँ,
तो मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति है कि वे बीएनएसएस की धारा 175 उपधारा 3 के तहत प्रारंभिक जांच के निर्देश दे सकें। बिल्कुल दे सकते हैं। और मजिस्ट्रेट उस इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। और मैंने पढ़ा था कि वे पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि जब पुलिस को ऐसा निर्देश प्राप्त होता है तो एफआईआर दर्ज करना उनका अनिवार्य दायित्व बन जाता है, वो मना नहीं कर सकते। सवाल एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर है। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? धारा 116, धारा 124, धारा 130, धारा 326 बी। इसका सही उत्तर है धारा 124। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 विशेष रूप से उन लोगों के लिए सजा तय करती है जो एसिड अटैक जैसी अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं। हाँ, और इसी की उपधारा 124 उपधारा 2 के अनुसार तेजाब फेंकने या ऐसा करने का प्रयास करने पर कम से कम 5 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मतलब सिर्फ प्रयास करने पर ही इतनी कड़ी सजा? बिल्कुल। और पहले अगर देखें तो पुरानी दंड संहिता में एसिड अटैक का प्रयास धारा 326 बी के तहत एक दंडनीय अपराध था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डकैती से जुड़े एक सवाल पर। यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर डकैती की जाती है तो बीएनएस की धारा 309 के तहत कितनी सजा हो सकती है? 10 साल तक के लिए साधारण कारावास, 14 साल तक के लिए कठोर कारावास, 14 साल तक के लिए साधारण कारावास, आजीवन कारावास। इसका सही उत्तर है 14 साल तक के लिए कठोर कारावास। रात का समय होने की वजह से सजा ज्यादा है। रात के समय यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर डकैती करने के जुर्म में 14 साल तक की जेल का प्रावधान है। हाँ, क्योंकि रात में राजमार्ग पर डकैती बहुत खतरनाक होती है। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण नियम पहले आईपीसी की धारा 392 में मौजूद था, जिसे अब नई संहिता की धारा 309 में रखा गया है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अगला सवाल। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने या उकसाने या सहायता करने के कार्य को क्या कहा जाता है? दूसरी डिग्री का अपराध, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, दुष्प्रेरण, आपराधिक बल। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं दुष्प्रेरण। यही सही उत्तर है। तो जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को अपराध करने के लिए उकसाता है या उसकी सहायता करता है तो इस कृत्य को कानूनी भाषा में दुष्प्रेरण कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में इसे अबेटमेंट कहते हैं। पुरानी व्यवस्था में यह कृत्य आईपीसी की धारा 107 के दायरे में आता है। और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 46 में दुष्प्रेरक को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बिल्कुल, ताकि मुख्य अपराधी के साथ साथ मदद करने वाला भी कानून के दायरे में आ सके। सही बात है। अब पर्यावरण से जुड़ा एक अहम सवाल। बीएनएस की धारा 280 के तहत स्वेच्छा से वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 500 रुपए तक, 1000 रुपए तक, 2000 रुपए तक, 5000 रुपए तक? इसका सही उत्तर है 1000 रुपए तक। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी स्थान का वातावरण इस तरह दूषित करता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, वह इस धारा का अपराधी है। हाँ, पुराने कानून यानी आईपीसी की धारा 278 के तहत इस कृत्य के लिए केवल 500 रुपए का जुर्माना था, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल। अब नए कानून बीएनएस की धारा 280 के अनुसार इस अपराध के लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहां तक है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, केवल थल सीमा पर? इसका सही उत्तर है संपूर्ण भारत में। तो वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता बिना किसी अपवाद के पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। हाँ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पूरे देश में एक समान दंड संहिता प्रभावी हो गई है। यह है कि देश की सीमा में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या यहाँ रह रहा कोई विदेशी नागरिक, सभी पर बीएनएस के नियम समान रूप से लागू होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस के अनुसार भारत के भीतर जल सीमा का विस्तार कितने नॉटिकल मील तक माना गया है? 3 नॉटिकल मील, 10 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 20 नॉटिकल मील?
इसका सही जवाब है 12 नॉटिकल मील। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के भीतर का असल मतलब सिर्फ हमारी जमीन या थल सीमा तक ही सीमित नहीं है। थल सीमा के साथ साथ समुद्र के भीतर यानी जल सीमा में 12 नॉटिकल मील तक का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरी तरह से भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आता है। जी, और अगर कोई घटना इस समुद्री सीमा के भीतर होती है तो उस पर भी बीएनएस के वही नियम लागू होंगे जो जमीन पर होते हैं। ये संप्रभुता के लिहाज से एक बहुत ही अहम बिंदु है। और ये भी कि समुद्री दूरी को मापने के लिए हमेशा नॉटिकल मील का ही इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर इसे किलोमीटर में बदला जाए तो 1 नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से 12 नॉटिकल मील करीब 22.2 किलोमीटर की दूरी बनती है। एकदम सही। इसका मतलब है कि भारत के तट से समुद्र के अंदर 22 किलोमीटर तक का हिस्सा कानूनी तौर पर भारत का ही एक अटूट अंग है। और इसके पीछे ना एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो काफी ध्यान खींचता है। जी, पहले के समय में ये जल सीमा केवल 3 नॉटिकल मील तक ही मानी जाती थी, जिससे कैनन शॉट उंगली भी कहा जाता था। हाँ, यानी तट से दागे गए तोप के गोले जितनी दूर जा सकते थे उतनी ही सीमा मानी जाती थी। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समुद्री व्यापार बढ़ा और सुरक्षा की जरूरतें बदली, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भी बदलाव आए। आधुनिक हथियारों और तेज समुद्री जहाजों के दौर में 3 नॉटिकल मील की सुरक्षा नाकाफी थी, इसीलिए इस सीमा को बढ़ाकर 12 नॉटिकल मील करना जरूरी हो गया, ताकि तटीय सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। बिल्कुल। ये विस्तार देश को समुद्र के भीतर एक बहुत बड़ा, स्पष्ट और सुरक्षित दायरा प्रदान करता है। तो ये तो बात हुई हमारी भौतिक सीमाओं की, लेकिन डिजिटल दुनिया की सीमाएं कुछ अलग ही कहानी कहती हैं। हाँ, वो तो है। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि भारत के बाहर कोई विदेशी नागरिक भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है तो क्या उस पर बीएनएस लागू होगी? हाँ, यह अपराध भारत में दंडनीय होगा। नहीं क्योंकि वो विदेशी है, केवल तभी जब वो भारत आए, केवल साइबर कानूनों के तहत। सही उत्तर है हाँ, यह अपराध भारत में दंडनीय होगा। ये प्रावधान सच में डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। भारत के बाहर या दुनिया के किसी भी सुदूर कोने में बैठा कोई व्यक्ति जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके कोई अपराध करता है तो उस पर पूरी तरह से बीएनएस लागू होगी। इसे आज की इंटरनेट की दुनिया के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। इंटरनेट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। सही बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे महाद्वीप में बैठा है और वहीं से भारत के किसी बैंक के सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है या कोई वायरस भेजता है, तो ऐसे में ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वो अपराधी ये कहकर नहीं बच सकता कि वो तो विदेशी है और भारत की सीमा से बाहर है। बिल्कुल। और ये कानून स्पष्ट करता है कि भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ये एक तरह से डिजिटल सीमाओं को उतना ही कड़ा बना रहा है जितनी कड़ी हमारी जमीनी सीमाएं हैं। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी राज्य क्षेत्रातीत अधिकार का एक बेहतरीन उदाहरण है। देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या सरकारी डेटाबेस, ये सब बहुत संवेदनशील होते हैं। हाँ, तो ये कानून साफ संदेश देता है कि कोई भी तकनीकी खामी या भौगोलिक दूरी का फायदा उठाकर बच नहीं सकता। एकदम सही। अगर निशाना भारत का कंप्यूटर संसाधन है तो कानून के हाथ वहां तक पहुंचेंगे। अब ये तो स्पष्ट है कि कानून की पहुंच कहां तक है, लेकिन ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है कि कानून की पहुंच कहां नहीं है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? विदेशी संप्रभु, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजनयिक पर, आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों की अपनी विधि पर, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल, अनुच्छेद 361 के तहत उपरोक्त सभी पर। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी पर। ये एक बहुत ही खास स्थिति है जहां कुछ विशेष वर्गों को आम कानूनी प्रक्रियाओं से छूट दी गई है। जी। सबसे पहले बात करें विदेशी संप्रभु यानी किसी देश के शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजनयिक की, तो उन पर बीएनएस लागू नहीं होती है। ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वियना कन्वेंशन जैसी संधियों पर आधारित है। दुनिया भर में राजनयिकों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी यानी कूटनीतिक छूट प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण यही है ना कि दो देशों के बीच संबंध बिना किसी डर या कानूनी अड़चन के सुचारू रूप से चल सके। एकदम सही। अगर विदेशी राजदूतों पर स्थानीय आपराधिक कानून लागू होने लगे तो कोई भी देश दूसरे देश में अपना दूतावास सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। इसके साथ ही आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को दंडित करने वाली जो विशेष विधियां हैं, उन पर भी ये संहिता लागू नहीं होती है। सैन्य बलों का ढांचा और उनकी कार्यप्रणाली नागरिक जीवन से बिल्कुल अलग होती है। सेना में अनुशासन ही सब कुछ है। हाँ। उनके लिए आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट जैसे बेहद सख्त विशेष कानून बनाए गए हैं।
अगर सेना का कोई जवान ड्यूटी पर कोई अपराध करता है तो उसका फैसला कोर्ट मार्शल के जरिए सेना के ही कानूनों के तहत होता है। ताकि सैन्य अनुशासन की गरिमा और तेजी बनी रहे। बिल्कुल, बीएनएस वहां हस्तक्षेप नहीं करता। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत के राष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अभियोजन से छूट प्राप्त है। राज्य के उनके पद की गरिमा सबसे ऊपर होती है। संविधान का अनुच्छेद 361 ये सुनिश्चित करता है कि जब तक वे अपने पद पर आसीन हैं, उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई न तो शुरू की जा सकती है और न ही जारी रखी जा सकती है। तो ये छूट व्यक्ति को नहीं बल्कि उस सर्वोच्च पद की स्वतंत्रता को दी गई है। जी। तो ये तो बात हुई कि कानून किन पर लागू नहीं होता, लेकिन कानून जिन चीजों के जरिए अपना काम करता है उनमें सबसे अहम है हमारे साक्ष्य। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 2(8) के अनुसार दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की परिभाषा में क्या शामिल है? बैंकर को ऊपर दिया गया चेक, मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी, साक्ष्य के रूप में उपयोगी मानचित्र, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आमतौर पर जब भी दस्तावेज शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सिर्फ स्टैम्प पेपर या कागजों का कोई पुलिंदा आता है। हाँ, लेकिन कानूनी परिभाषा इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाला चेक, किसी को अधिकार देने वाला मुख्तारनामा, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, हाँ, या फिर कोई मानचित्र, ये सब कुछ दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। मतलब कानून की नजर में दस्तावेज सिर्फ स्याही और कागज नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसी चीज जिस पर कोई जानकारी दर्ज हो, कोई चिन्ह बना हो, अक्षर लिखे हों या कोई ऐसा निर्देश हो जिसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सके, वो सब दस्तावेज है। उदाहरण के लिए एक नक्शा या मानचित्र जो ये तय करता है कि दो जमीनों के बीच की सीमा कहाँ है, वो भी एक बेहद पुख्ता कानूनी दस्तावेज है। जी, और सबसे क्रांतिकारी बदलाव जो इस परिभाषा में शामिल किया गया है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद कोई भी विषय अब पूरी तरह से दस्तावेज कहलाता है। यहीं पर कानून ने खुद को पूरी तरह से आधुनिक बना लिया है। आज के समय में अधिकांश व्यापार और लेन देन डिजिटल होते हैं। किसी को भेजा गया ईमेल, कोई पीडीएफ फाइल, डिजिटल हस्ताक्षर, यहाँ तक कि सर्वर पर सेव किया गया कोई लॉग या चैट हिस्ट्री भी अब कानूनी तौर पर दस्तावेज है। एकदम सही। इस परिभाषा के तहत डिजिटल रिकॉर्ड को भी वही शक्ति और मान्यता मिलती है जो एक फिजिकल कागज को मिलती है। इससे साइबर और आर्थिक अपराधों से निपटना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। जब हम साक्ष्यों और दस्तावेजों की बात कर रहे हैं तो ये देखना भी जरूरी है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 2(14) के तहत क्षति या इंजरी के प्रकारों में किसे शामिल किया गया है? शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति और संपत्ति संबंधी क्षति, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये एक बहुत ही व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण है। आमतौर पर क्षति और चोट सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी शारीरिक नुकसान की बात हो रही हो। हाँ, लेकिन कानूनी रूप से क्षति का अर्थ सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इसमें मन और मानसिक स्वास्थ्य को पहुंचाई गई हानि भी पूरी तरह से शामिल है। ये कानूनी इतिहास का एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। शारीरिक आघात तो साफ दिखाई देता है, लेकिन किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे मानसिक संत्रास देना या गहरे मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाना भी अब कानून की नजर में एक स्पष्ट क्षति है। मानसिक स्वास्थ्य को कानूनी परिभाषा में ये जगह मिलना इस बात का सबूत है कि कानून इंसान की संपूर्ण भलाई को सुरक्षित करना चाहता है। और बात सिर्फ शरीर और मन तक ही नहीं रुकती। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी ख्याति और उसकी संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी इसी क्षति की परिभाषा के दायरे में रखा गया है। ये पहलू मानहानि और आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। मान लीजिए किसी इंसान ने जिंदगी भर मेहनत करके समाज में एक इज्जत या ख्याति कमाई है। अगर कोई झूठी अफवाह फैलाकर या गलत दस्तावेज पेश करके उस ख्याति को नुकसान पहुंचाता है तो पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत न्याय मांग सकता है। जी। इसी तरह किसी के घर, वाहन या बैंक बैलेंस को नुकसान पहुंचाना भी संपत्ति की क्षति है। तो देखा जाए तो शरीर, मन, इज्जत और पैसा, इन चारों की सुरक्षा इस एक परिभाषा में समाहित है। सुरक्षा के इस व्यापक दायरे को समझने के बाद ये देखना भी जरूरी है कि ये सुरक्षा किन लोगों को मिलती है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 2(19) और 2(35) के अनुसार पुरुष और महिला शब्द किस आयु के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं? 18 वर्ष से ऊपर के, किसी भी आयु के, केवल विवाहित, 21 वर्ष से ऊपर के। सही उत्तर है किसी भी आयु के। कानूनी भाषा की ये बारीकी बहुत ही गहरी है। बीएनएस की धारा 2(19) में जो पुरुष की परिभाषा दी गई है उसमें स्पष्ट रूप से किसी भी आयु के पुरुष शामिल हैं। इसका मतलब है कि उम्र का कोई बंधन नहीं है।
आम बोलचाल में हम पुरुष या महिला शब्द का इस्तेमाल अक्सर वयस्कों के लिए करते हैं। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। अगर किसी धारा में लिखा है कि किसी पुरुष ने ये किया या किसी पुरुष के साथ ये हुआ, तो उसका मतलब एक नवजात बच्चे से लेकर एक 100 साल के बुजुर्ग तक कोई भी हो सकता है। जब तक कि किसी खास कानून में उम्र की कोई अलग शर्त न रखी गई हो, ये परिभाषा सभी पर लागू होती है। बिल्कुल। और इसी प्रकार धारा 2(35) में भी ये पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि महिला से आशय किसी भी आयु की महिला से है। अपराधों की प्रकृति को देखते हुए ये बहुत ही संवेदनशील और अहम प्रावधान है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में ये परिभाषा सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा का दायरा बिना किसी भेदभाव के हर किसी को मिले। अगर कोई कानून किसी महिला के संरक्षण के लिए है, तो वह कानून एक छोटी बच्ची पर भी उसी ताकत से लागू होगा। ये उम्र के हर भेद को मिटाकर न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाता है। उम्र और व्यक्तियों की बात के बाद अब उन चीजों पर आते हैं जिनसे जुड़े अपराध सबसे ज्यादा होते हैं, यानी संपत्ति। जी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 2(21) में चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा से किसे बाहर रखा गया है? वाहन, भूमि से बंधी हुई चीजें, अचल संपत्ति, नकदी, आभूषण। सही उत्तर है भूमि से बंधी हुई चीजें। ये वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। ऐसी चीजें जो भूमि से बंधी हुई हैं, जैसे कोई मकान, कोई इमारत या जमीन में जड़ जमाए हुए पेड़, उन्हें छोड़कर बाकी हर तरह की मूर्त संपत्ति को चल संपत्ति माना गया है। चल और अचल संपत्ति के बीच का ये बुनियादी फर्क पूरी कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करता है। जो चीज जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी है, जिसे बिना तोड़े, काटे या नष्ट किए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, वो अचल संपत्ति है। जैसे आप जमीन के एक टुकड़े को उठाकर कहीं और नहीं रख सकते। लेकिन अगर उस जमीन पर लगे पेड़ को काट दिया जाए तो वो लकड़ी तुरंत चल संपत्ति बन जाती है। और यही कारण है कि वाहन, आभूषण, घर में रखा लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नकदी जैसी चीजें जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, वे सभी चल संपत्ति हैं। इस परिभाषा का सीधा असर अपराध तय करने पर पड़ता है। जैसे चोरी का अपराध, चोरी हमेशा चल संपत्ति की ही हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी का मकान चुराकर नहीं ले जा सकता। हाँ, वो मकान पर अवैध कब्जा कर सकता है, जो एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन मकान के अंदर रखी हुई नकदी या बाहर खड़ी कार को आसानी से चुराया जा सकता है। इसलिए संपत्ति की प्रकृति का यह निर्धारण कानूनी कार्रवाई और सजा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। संपत्ति की बात हो और कंपनियों या बड़े कॉर्पोरेट्स की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 2(26) के तहत व्यक्ति या पर्सन की परिभाषा में प्राकृतिक मानव के अलावा और कौन आता है? कोई कंपनी, एसोसिएशन, व्यक्तियों का निकाय, निगमित या गैर निगमित, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये परिभाषा तो कानून के दायरे को इंसानी शरीर से बहुत आगे ले जाती है। कानून की दृष्टि में केवल हाड़ मांस का जीता जागता मानव ही व्यक्ति नहीं है। न्याय शास्त्र में इसे विधिक परिकल्पना या लीगल फिक्शन कहा जाता है। ये एक बहुत ही रोचक अवधारणा है। एक कंपनी सांस नहीं लेती, उसका कोई शरीर नहीं होता, लेकिन कानून उसे कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, संपत्तियां खरीद सके, किसी पर मुकदमा दायर कर सके। और सबसे जरूरी बात, अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो उस पर भी मुकदमा चलाया जा सके। कानून इस मामले में एक प्राकृतिक इंसान और एक संस्था के बीच कोई विशेष भेद नहीं करता। और ये विस्तार यही नहीं रुकता। कोई भी कंपनी, कोई एसोसिएशन या व्यक्तियों का कोई भी निकाय, चाहे वो आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड यानी निगमित हो या गैर निगमित, वो भी इस व्यक्ति की कानूनी परिभाषा में पूरी तरह से शामिल है। इस तथ्य का असर बहुत व्यापक है। अगर लोगों का कोई समूह या कोई संस्था मिलकर कोई आर्थिक धोखाधड़ी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम करती है, तो वे ये कहकर कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हम तो कोई इंसान है ही नहीं, हमें कैसे सजा मिलेगी। चाहे वो संस्था रजिस्टर्ड हो या सिर्फ एक गैर औपचारिक समूह हो, कानून उसे एक व्यक्ति के रूप में ही देखता है और उसके कार्यों के लिए उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा सकता है। जी। अब जब अपराध और अपराधी की पहचान स्पष्ट हो गई है, तो बात सजा की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 4 के अनुसार दंड के रूप में कारावास या इम्प्रिजनमेंट मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, कठोर और सादा, 3 प्रकार, 4 प्रकार, केवल कठोर। सही उत्तर है 2 प्रकार, कठोर और सादा। दंड के पूरे ढांचे को देखें तो बीएनएस में कुल 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड से लेकर जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने तक के अलग अलग स्तर हैं। न्याय प्रणाली में दंड का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं होता, बल्कि समाज को सुरक्षित रखना और अपराधी को सुधारने का मौका देना भी होता है। इन 6 प्रकार के दंडों में से कारावास सबसे प्रमुख दंडों में से एक है, जिसका मुख्य काम अपराधी को समाज से अलग करना और अपराध की गंभीरता के अनुसार उसे सजा देना है।
और कारावास के जो 2 प्रकार निर्धारित किए गए हैं वे है कठोर कारावास यानी श्रम के साथ दी जाने वाली सजा और सादा कारावास। ये वर्गीकरण सीधे तौर पर अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। कठोर कारावास आम तौर पर गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है। इसमें कैदी को जेल के अंदर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जैसे कारखाने में काम करना, फर्नीचर बनाना या कोई अन्य मेहनत वाला कार्य। इसका मकसद एक सख्त संदेश देना है। वहीं सादा कारावास उन मामलों में दिया जाता है जहां अपराध कम गंभीर प्रकृति का हो। इसमें कैदी को सिर्फ जेल में रखा जाता है, लेकिन उससे कोई कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराया जाता। ये पूरी तरह से आनुपातिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। सजा के इस ढांचे में एक बहुत बड़ा हिस्सा जुर्माने का भी होता है। जी। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 8 के तहत जहां जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, यानी एक्सप्लिसिटली नहीं है, वहां जुर्माना कैसा होगा? केवल 1000 रुपए, अपराधी की आय का 10%, असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं, अधिकतम 50,000 रुपए। इसका सही उत्तर है असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं। इस विशेष प्रावधान में न्यायालय के विवेक और समझदारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसे कई मामले होते हैं जहां कानून में जुर्माने की कोई स्पष्ट राशि पहले से तय या निर्धारित नहीं होती। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपराध की गंभीरता और पूरे मामले की परिस्थिति के अनुसार जुर्माना तय करता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हर अपराध के हालात बिल्कुल अलग होते हैं। न्याय में समानता होनी चाहिए। अगर किसी कानून में जुर्माना सिर्फ 5,000 रुपए तय कर दिया जाए तो एक बहुत बड़े अरबपति के लिए ये रकम कोई मायने नहीं रखेगी। वो आसानी से जुर्माना देकर बच निकलेगा। लेकिन वही 5,000 रुपए किसी दिहाड़ी मजदूर के लिए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। इसीलिए कोई एक निश्चित राशि तय कर देना हमेशा न्याय संगत नहीं होता। न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो मामले की हर एक बारीकी और अपराधी की आर्थिक हैसियत को देखकर जुर्माना तय करे। लेकिन न्यायालय को जो ये असीमित अधिकार मिला है, उसमें एक बहुत बड़ा संतुलन भी रखा गया है। ये जुर्माना असीमित तो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी अत्यधिक या अनुचित नहीं होना चाहिए। ये असीमित और अत्यधिक के बीच का बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण अंतर है। असीमित का मतलब है कि कानून ने जुर्माने पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लगाई है। अगर अपराध किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने किया है तो अदालत 100 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकती है। लेकिन अत्यधिक नहीं। ये सुनिश्चित करता है कि अदालत जो भी जुर्माना लगाएगी वो अपराध के अनुपात में तर्कसंगत और जायज होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी बहुत छोटे से अपराध के लिए इतना भारी जुर्माना लगा दिया जाए जो देखने में ही पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और क्रूर लगे। ये प्रावधान न्यायपालिका को मनमानी करने से रोकता है और न्याय की भावना को जिंदा रखता है। सही बात है। अगर इन सभी प्रावधानों और परिभाषाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बीएनएस की ये परिभाषाएं केवल किसी पुरानी कानूनी किताब के शब्द नहीं रह गए हैं। ये आधुनिक समाज की बहुत तेजी से बदलती वास्तविकताओं को सीधे तौर पर अपने कानूनी दायरे में ला रहे हैं। चाहे वो डिजिटल अपराधों के लिए भौगोलिक सीमाओं के पार जाकर अपराधियों को पकड़ना हो, क्षति की परिभाषा में मानसिक स्वास्थ्य को वो जगह देना हो जिसकी आज के तनावपूर्ण युग में सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर कॉर्पोरेट पहचान को भी एक व्यक्ति मानकर उन्हें जवाबदेह ठहराना हो। ये पूरा कानून आज की जटिल तकनीकी और कॉर्पोरेट दुनिया को गहराई से समझने और उसे सही ढंग से नियंत्रित करने का एक बहुत ही सुविचारित प्रयास है। इन सभी परिभाषाओं, बारीकियों और नए कानूनी दायरों पर अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पर लाठी से 10 बार वार करता है तो उसे कितने अपराधों की सजा मिलेगी? 1 अपराध की, 10 अलग अलग अपराधों की, 5 अपराधों की, या कोई सजा नहीं मिलेगी? इसका सही उत्तर है 1 अपराध की। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून किसी घटना को गणित के नजरिए से नहीं देखता। मतलब कितनी लाठियां पड़ी ये नहीं गिना जाता। बिल्कुल नहीं। कानून इसे आपराधिक मंशा यानी इंटेंट के नजरिए से देखता है। एक लाठी से 10 बार मारना कोई 10 अलग अलग अपराध नहीं है, बल्कि वो एक ही निरंतर कृत्य है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति गुस्से में हमला करता है तो वो पूरी घटना एक ही मानी जाती है। अगर अदालतें हर प्रहार को अलग अपराध मानने लगें तो सोचिए न्याय प्रणाली कितनी उलझ जाएगी। ये तो है, माना जाएगा। ये काफी तार्किक लगता है। मतलब अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि हमलावर ने 50 बार भी वार किया था तो भी सजा उसी एक मारपीट या हमले की धारा के तहत ही तय होगी, न कि 50 अलग अलग मुकदमों के तहत। बिल्कुल। प्रहार की संख्या से चोट की गंभीरता तय हो सकती है, जिससे शायद सजा की अवधि पर असर पड़े, लेकिन अपराधों की गिनती एक ही रहेगी। कानून ये देखता है कि कार्य एक ही इरादे से
एक ही समय पर और एक ही व्यक्ति के खिलाफ किया गया है या नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 9 के ही तहत यदि मारपीट में बीच बचाव करने वाले किसी तीसरे व्यक्ति पर वार किया जाता है तो सजा में क्या प्रभाव पड़ेगा? सजा माफ हो जाएगी, सजा आधी हो जाएगी, दोगुनी सजा दी जाएगी या कोई बदलाव नहीं होगा? इसका सही उत्तर है दोगुनी सजा दी जाएगी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्थिति पिछले सवाल के सिद्धांत का एकदम दूसरा पहलू दिखाती है। वो कैसे? देखिए, पिछले मामले में पीड़ित एक ही था, लेकिन यहाँ जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति जो शायद सिर्फ मदद करने आया था उस हमले का शिकार होता है तो कानून की नजर में एक पूरी तरह से नई आपराधिक मंशा जन्म लेती है। अच्छा, तो वो उसी झगड़े का हिस्सा नहीं माना जाएगा? जी नहीं, बीच बचाव करने वाले पर हमला करना उस मूल लड़ाई का हिस्सा नहीं माना जाता। ये एक नया, स्वतंत्र और बिल्कुल अलग कृत्य बन जाता है। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा देना है जो समाज में शांति बनाए रखने या किसी की जान बचाने के लिए आगे आते हैं? एकदम सटीक बात कही। समाज में ये बहुत जरूरी है कि अच्छे नागरिकों को ये भरोसा हो कि कानून उनके साथ खड़ा है। जब कोई हमलावर किसी बीच बचाव करने वाले पर हाथ उठाता है तो वो न केवल एक नए व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है बल्कि वो शांति स्थापित करने के प्रयास पर भी हमला कर रहा है। इसलिए सजा दोगुनी हो जाती है। हाँ, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि कानून ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं बरतेगा और हर नए पीड़ित के लिए अलग से जवाबदेही तय की जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 15 के अनुसार सद्भावपूर्वक अपना कार्य करते समय किसका कार्य अपराध नहीं माना जाता है? पुलिस का, न्यायाधीश का, गवाह का या वकील का? सही उत्तर है न्यायाधीश का। ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी कार्यप्रणाली की रीढ़ है। सद्भावपूर्वक या जिसे हम इन गुड फेथ कहते हैं, उसका मतलब है जब कोई काम पूरी ईमानदारी, सतर्कता और कानून के दायरे में रहकर किया गया हो। जब एक न्यायाधीश अदालत में बैठकर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी समझ और साक्ष्यों के आधार पर कोई फैसला सुनाता है तो उसे उस फैसले के लिए कभी भी आपराधिक कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर किसी को जेल की सजा सुना दी, लेकिन 10 साल बाद पता चले कि वो सारे सबूत ही झूठे थे, तो क्या उस न्यायाधीश पर किसी निर्दोष को जेल भेजने का मुकदमा नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं चल सकता, और यही इस धारा 15 का मुख्य बिंदु है। अगर न्यायाधीश पर मुकदमा चलने लगा तो कोई भी न्यायाधीश निडर होकर फैसला सुना ही नहीं पाएगा। मैं हमेशा इसी खौफ में रहेंगे कि कल को उनके खिलाफ ही वारंट ना निकल जाए। सही कहा। ये सुरक्षा उन्हें बिना किसी दबाव या डर के पूरी तरह निष्पक्ष होकर निर्णय लेने की शक्ति देती है। हाँ, अगर यह साबित हो जाए कि न्यायाधीश ने रिश्वत लेकर या जानबूझकर गलत फैसला दिया है तो वो सद्भावपूर्वक किया गया कार्य नहीं कहलाएगा। तब ये सुरक्षा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से की गई न्यायिक भूल को अपराध की श्रेणी से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 37 के अनुसार आत्मरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अधिकतम कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है? हमलावर की मृत्यु तक, केवल उतनी ही हानि जितनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है, हमलावर की संपत्ति नष्ट करने तक, या कोई सीमा नहीं है? सही उत्तर है केवल उतनी ही हानि जितनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून आत्मरक्षा को एक ढाल के रूप में देखता है, तलवार के रूप में नहीं। बहुत खूब कहा। किसी भी नागरिक को अपनी जान और माल की हिफाजत करने का पूरा हक है, लेकिन ये अधिकार असीमित यानी अनलिमिटेड नहीं है। इसे अनुपातिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि खतरे का जितना बड़ा स्तर होगा, बचाव का तरीका भी उसी स्तर का होना चाहिए। इसका मतलब कानून ने एक बहुत स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मैंने आत्मरक्षा में उससे गोली मार दी। बिल्कुल सही। अगर कोई थप्पड़ मारने आ रहा है तो बचाव में उसे धक्का देकर दूर किया जा सकता है। वहां गोली मारना आत्मरक्षा नहीं बल्कि हत्या का मामला बन जाएगा। तो फोर्स उसी अनुपात में होना चाहिए। जी, कानून स्पष्ट कहता है कि केवल अत्यंत आवश्यक बल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे ही खतरा टल जाता है, आत्मरक्षा का अधिकार भी वहीं समाप्त हो जाता है। अगर हमलावर पीठ दिखाकर भाग रहा है और फिर पीछे से उस पर वार किया जाए तो वो आत्मरक्षा नहीं बल्कि बदला कहलाएगा। यह संतुलन समाज को जंगल राज बनने से रोकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 46 के अनुसार दुष्प्रेरक यानी अबेटर यदि केवल अपराध का षड्यंत्र रचता है या उकसाता है लेकिन बाद में अपराध घटित नहीं होता तो क्या वो दोषी है? हाँ, वो दुष्प्रेरण का दोषी है। नहीं, क्योंकि अपराध हुआ ही नहीं। केवल तभी दोषी होगा जब अपराध हो, या केवल जुर्माना लगेगा? सही उत्तर है हाँ, वो दुष्प्रेरण का दोषी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो यह प्रावधान कानून की उस गहराई को दर्शाता है जहां सिर्फ कृत्य का परिणाम नहीं बल्कि कृत्य की शुरुआत ही अपराध मान ली जाती है। दुष्प्रेरक या एबेटर वही होता है ना जो किसी दूसरे को उकसाता है। हाँ, जो किसी के मन में अपराध का बीज बोता है या पूरी साजिश रचता है। दिलचस्प बात यह है कि कानून इस बात का इंतजार नहीं करता कि अपराध पूरा हो। साजिश रचना या उकसाना अपने आप में एक पूर्ण और स्वतंत्र अपराध है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तब तक कोई अपराध कैसे हो सकता है। मान लीजिए किसी ने किसी को चोरी करने के लिए पैसे दिए, लेकिन वो आदमी रास्ते से ही डर कर लौट आया, तो क्या पैसे देने वाला फिर भी अपराधी कहलाएगा? 100% अपराधी कहलाएगा। कानून की नजर में जैसे ही किसी ने चोरी के लिए पैसे दिए और उकसाया, उसका अपराध वहीं पर पूरा हो गया। बाप रे, ये तो बहुत सख्त है। सख्त होना जरूरी भी है। समाज को असली खतरा उस व्यक्ति से है जो पर्दे के पीछे बैठकर योजनाएं बना रहा है। अगर अपराध वास्तव में नहीं भी होता है तो भी उकसाने वाले ने समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इसी आपराधिक इरादे को कुचलने के लिए दुष्प्रेरण को एक अलग और कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी अपराध के दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट का स्पष्ट दंड बीएनएस में नहीं दिया गया है तो धारा 49 के तहत उसे क्या दंड मिलेगा? 3 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास, वही दंड मिलेगा जो मूल अपराध के लिए वर्णित है, या 1000 रुपये जुर्माना? इसका सही उत्तर है वही दंड मिलेगा जो मूल अपराध के लिए वर्णित है। देखिए, ये नियम प्रतिनिधिक दायित्व के एक अहम हिस्से को दर्शाता है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ अपराधों के दुष्प्रेरण की सजा अलग से लिखी गई है, लेकिन हजारों ऐसे अपराध हैं जहां उकसाने वाले के लिए कोई अलग कॉलम नहीं बना है। तो ऐसे में धारा 49 लागू होती है? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में धारा 49 एक मास्टर चाबी की तरह काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी साजिशकर्ता किसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर बच न निकले। दूसरे शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति किसी को बंदूक पकड़ाकर हत्या करने भेजता है और जो व्यक्ति असल में ट्रिगर दबाता है, दोनों को एक ही तराजू में तौला जाएगा। मास्टरमाइंड को कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। है तो उस हत्या के लिए उकसाने वाले को भी बिल्कुल वही उम्र कैद या मौत की सजा मिलेगी। ये तो बहुत कड़ा संदेश है। हाँ, ये प्रावधान समाज को बताता है कि सिर्फ ये कह देने से कोई बच नहीं सकता कि मैंने तो अपने हाथों से कुछ नहीं किया। किसी और के हाथों से अपराध करवाना उतना ही संगीन है जितना खुद करना। दोनों की जवाबदेही बिल्कुल बराबर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 61 सब सेक्शन 1 के अनुसार 2 या अधिक व्यक्तियों का कोई वैध कार्य अवैध साधनों से करने पर सहमत होना क्या कहलाता है? आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दुष्प्रेरण, विधि विरुद्ध जमाव या आपराधिक बल? सही उत्तर है आपराधिक षड्यंत्र। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कितनी व्यापक है। आमतौर पर लोग यही सोचेंगे कि जब 2 लोग बैंक लूटने या मर्डर करने का प्लान बनाते हैं तभी वो षड्यंत्र होता है। हाँ, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर एक अवैध कार्य है। बिल्कुल, लेकिन धारा 61 का दूसरा हिस्सा बहुत ही बारीक है। ये कहता है कि अगर अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से कानूनी या वैध है लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता गैर कानूनी या अवैध है तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या इसे किसी रोजमर्रा की स्थिति से जोड़कर देखा जा सकता है जहां काम तो लीगल हो लेकिन तरीका इलीगल हो जाए? जरूर। मान लीजिए किसी मकान मालिक को अपने किराएदार से घर खाली करवाना है। कोर्ट के जरिए नोटिस देकर घर खाली करवाना एक पूरी तरह से वैध कार्य है, लेकिन मकान मालिक कोर्ट जाने के बजाय इलाके के कुछ गुंडों को पैसे देकर किराएदार को धमकाने और सामान बाहर फेंकने के लिए सहमत कर लेता है। ओहो, लक्ष्य सही था पर तरीका गलत हो गया। एकदम। अब घर खाली करवाना भले ही उसका कानूनी हक था, लेकिन उसने जो साधन इस्तेमाल किए वे अवैध थे। गुंडों के साथ उसकी ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र बन गई। कानून स्पष्ट करता है कि लक्ष्य कितना भी सही क्यों ना हो, वो गलत तरीकों को सही नहीं ठहरा सकता। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 63 जो बलात्संग से जुड़ी है, उसके तहत क्या मृत्यु या चोट का डर दिखाकर प्राप्त की गई सम्मति को वैध सम्मति माना जाता है? हाँ, नहीं, कुछ स्थितियों में या केवल वयस्कों के लिए? सही उत्तर है नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सवाल फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति के पूरे आधार को स्पष्ट करता है। सहमति का मतलब केवल हाँ बोलना नहीं होता। तो कानूनी तौर पर सहमति किसे माना जाता है? कानून की नजर में एक वैध सहमति वो है जो बिना किसी दबाव, बिना किसी डर और पूरी दिमागी स्पष्टता के साथ दी गई हो। अगर किसी के सिर पर बंदूक रखकर या उसे यह धमकी देकर कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा दूंगा, कोई सहमति ली जाती है तो वो सहमति शून्य है, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। मतलब जहां खौफ है
जहां ब्लैकमेलिंग है वहां सहमति नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। ऐसे में आरोपी ये बचाव नहीं ले सकता कि पीड़ित ने खुद हाँ कहा था। एकदम सही। कोई भी व्यक्ति अपनी जान के डर से कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए धारा 63 ये सुनिश्चित करती है कि मृत्यु या गंभीर चोट का डर दिखाकर बनाए गए शारीरिक संबंध सीधे तौर पर बलात्संग यानी रेप की श्रेणी में आते हैं। ये उन परिस्थितियों में पीड़ितों को एक बहुत बड़ा कानूनी संरक्षण देता है जहां वे शारीरिक रूप से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होते। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 74 के तहत महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से हमला करने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 5 वर्ष और जुर्माना, 7 वर्ष, 10 वर्ष या आजीवन कारावास? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष और जुर्माना। ये प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति कानूनी सख्ती को बहुत गहराई से प्रदर्शित करता है। लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है न्यूनतम और अधिकतम सजा का संयोजन। यानी कम से कम कितनी सजा मिलेगी ये तय है। हाँ, इस अपराध में कम से कम 1 वर्ष का कारावास अनिवार्य है, यानी अदालत इससे कम की सजा नहीं दे सकती। ये न्यूनतम सीमा इसीलिए रखी गई है ताकि इस तरह के अपराधों को हल्के में न लिया जाए। और अधिकतम सजा के साथ साथ आर्थिक दंड भी जोड़ा गया है। क्या ये जुर्माना एक तरह से दोहरा दंड देने की रणनीति है? बिल्कुल। इस सजा को परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साथ ही इसमें और जुर्माना शब्द का प्रयोग किया गया है, या जुर्माना नहीं। अच्छा, तो जुर्माना देना ही पड़ेगा। जी, इसका मतलब है कि कारावास के साथ साथ जुर्माना देना भी अनिवार्य है। ये दोहरा मार अपराधी के मन में ये खौफ पैदा करने के लिए है कि महिलाओं की गरिमा पर हमला करने की कीमत उसे अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति दोनों से चुकानी पड़ेगी। ये राज्य की तरफ से एक स्पष्ट जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी महिला पर यौनिक टिप्पणी यानी सेक्सुअल रिमार्क्स या कमेंट्स करना बीएनएस की धारा 75 के तहत कितनी सजा का भागी बनाता है? 6 महीने का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष तक का कारावास। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कानून द्वारा उत्पीड़न के अलग अलग स्तरों को पहचानना और उनके लिए अलग अलग दंड निर्धारित करना। अक्सर समाज में ये गलत फहमी होती है कि जब तक कोई शारीरिक स्पर्श ना हो या कोई बहुत गंभीर घटना ना घटे तब तक कोई अपराध नहीं हुआ। लोग अक्सर भद्दी टिप्पणियों को हंसी मजाक कहकर टालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बीएनएस की धारा 75 इस सोच को सिरे से खारिज करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल भी उतना ही गंभीर माना गया है। एकदम सही। इस धारा के तहत लैंगिक उत्पीड़न को बहुत बारीकी से वर्गीकृत किया गया है। यदि अपराध गंभीर है, जैसे शारीरिक स्पर्श करना या कोई अश्लील सामग्री दिखाना, तो उसके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक की कड़ी सजा है। लेकिन यदि मामला सिर्फ मौखिक है, जहां कोई व्यक्ति किसी महिला पर भद्दी यौनिक टिप्पणी या कमेंट्स करता है, तो उसके लिए भी कानून आंखें बंद नहीं करता। उसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है। जी, ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास की सजा तय की गई है। यह स्पष्ट करता है कि किसी के शब्द भी हथियार बन सकते हैं और कानून उन शब्दों की भी जवाबदेही तय करता है। ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इन सभी 10 सवालों के विश्लेषण को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि कानून सिर्फ किसी घटना का ऊपरी ढांचा नहीं देखता। सही बात है। वो उसके पीछे छिपे इरादों, उस काम को करने के तरीकों और उससे पैदा होने वाले खतरों की बहुत गहरी चीर-फाड़ करता है। चाहे वो एक ही लाठी से 10 बार वार करने का मामला हो जहां मंशा एक मानी जाती है, या बीच बचाव करने वाले पर हमला हो जहां मंशा बदल जाती है। या फिर किसी सही काम को करने के लिए गलत रास्ता चुनने का षड्यंत्र हो। एकदम। या केवल बातों और टिप्पणियों के जरिए किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो। ये पूरी चर्चा इस बात को प्रमाणित करती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान के छोटे छोटे फैसले, उसके शब्द और किसी काम को करने के उसके तरीके कानूनी परिभाषाओं की कसौटी पर कितने गहरे और गंभीर परिणाम लेकर आ सकते हैं। समाज में न्याय सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या हुआ है, बल्कि हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे और किस इरादे से हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 82(2) के अपवाद के अनुसार यदि पूर्व पति या पत्नी लगातार कितने वर्ष अनुपस्थित रहें और जीवित होने की सूचना न मिले तो दूसरा विवाह अपराध नहीं है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष? इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। 7 वर्ष। तो इस प्रावधान के पीछे का जो कानूनी दृष्टिकोण है ना, वो काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में हम सभी जानते हैं कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना एक स्पष्ट अपराध है, जिसे हम बाइगेमी भी कहते हैं। बिल्कुल।
लेकिन ये जो 7 वर्ष वाला अपवाद है, ये कानून के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू को सामने लाता है। इस अपवाद का आधार यह है कि कानून हर स्थिति में केवल किताबी नियमों पर नहीं चलता, वो मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक लापता है जी, और उसके जीवित होने की रत्ती भर भी सूचना किसी को नहीं मिली है, तो उसके जीवन साथी को जीवन भर एक अनिश्चितता में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात तो है। इस नियम से ये साफ होता है कि 7 साल का ये लंबा समय अपने आप में एक कानूनी आधार बन जाता है। सही कहा। ऐसी स्थिति में किया गया नया विवाह अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाता है। ये उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का एक वैध अधिकार देता है जो सालों से इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल। ऐसे अपवाद कानून को समाज के लिए ज्यादा प्रासंगिक बनाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 86 के तहत क्रूरता की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला आचरण, संपत्ति की अवैध मांग पूरा करने के लिए उत्पीड़न, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इस नए कानून के दस्तावेजों में क्रूरता की जो परिभाषा दी गई है वो सच में बहुत ही व्यापक है। हाँ, क्योंकि अक्सर क्रूरता सुनते ही दिमाग में केवल शारीरिक हिंसा का ख्याल आता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई भी आचरण सीधे तौर पर क्रूरता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मानसिक प्रताड़ना का वजन अब शारीरिक प्रताड़ना के बराबर कर दिया गया है। जी। और देखिए, इस परिभाषा का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि संपत्ति या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला का उत्पीड़न करना भी क्रूरता ही माना जाएगा, जिसे हम आम बोलचाल में दहेज प्रताड़ना कहते हैं। एकदम सही। इन दोनों पहलुओं को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि चाहे वो स्वास्थ्य को पहुंचाया गया शारीरिक नुकसान हो या फिर ऐसा मानसिक दबाव जो किसी को अपनी जान लेने की कगार पर खड़ा कर दे, ये सभी कृत्य धारा 86 के तहत एक समान गंभीरता से लिए जाएंगे, जो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस की धारा 107 के अनुसार यदि कोई बालक, विकृत चित्त व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उसे उकसाने वाले को क्या दंड मिलेगा? 3 वर्ष की जेल, 7 वर्ष की जेल, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष से अधिक जेल, केवल जुर्माना? इसका सही उत्तर है मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक जेल। सजा का यह पैमाना अप्रत्याशित रूप से बहुत सख्त है ना? आमतौर पर दुष्प्रेरण या उकसाने के मामलों में लोग इतनी बड़ी सजा की उम्मीद नहीं करते। हाँ, लेकिन यहाँ सीधे मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। इसके पीछे का जो तथ्य दस्तावेजों में दिया गया है वो पीड़ित की मानसिक स्थिति से जुड़ा है। इस कड़ाई का मुख्य कारण ये है कि कानून कमजोर मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों या बच्चों को उकसाने को एक अत्यंत जघन्य अपराध मानता है। हाँ। जब कोई बालक या ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर कोई नशे में धुत व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो अपने फैसले खुद लेने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे लोगों में भले बुरे का अंतर करने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। और अगर कोई अपराधी उनकी इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर उन्हें मौत के मुहाने तक धकेलता है तो ये साधारण उकसावे का मामला नहीं रह जाता। इसीलिए इसमें 10 वर्ष से अधिक की जेल, उम्र कैद या मौत की सजा के साथ साथ जुर्माने का इतना कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है। ये समाज के सबसे असुरक्षित वर्गों को कानूनी ढाल देने का एक बहुत स्पष्ट प्रयास है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 111 के तहत संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करना, केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, धार्मिक प्रचार करना, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना? इसका सही उत्तर है वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करना। संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ये कानूनी व्याख्या काफी दिलचस्प है। जी, इन दस्तावेजों के अनुसार जब अपराध एक सिंडिकेट बनाकर किए जाते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य हिंसा और धमकी के बल पर आर्थिक फायदा उठाना ही होता है। इसमें अपहरण, डकैती, जबरन वसूली और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है ना? हाँ, और इस सूची में एक और बहुत ही आधुनिक अपराध को जोड़ा गया है, साइबर अपराध। अच्छा। अगर साइबर अपराध भी एक व्यवस्थित गिरोह बनाकर किया जा रहा है और उसका उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना है तो वो भी इसी धारा के तहत संगठित अपराध माना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून इस बात पर भी जोर दे रहा है कि ये वित्तीय या भौतिक लाभ चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिले या अप्रत्यक्ष रूप से, जी, अगर उद्देश्य फायदा उठाना है और काम एक सिंडिकेट के जरिए हो रहा है तो वो संगठित अपराध ही कहलाएगा। यानी अब पारंपरिक माफियाओं के साथ साथ डिजिटल दुनिया के सिंडिकेट्स भी इसी कड़े कानून के दायरे में आएंगे। बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस की धारा 113 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य में
किन पदार्थों का उपयोग शामिल माना गया है? बम या डायनामाइट, जहरीली गैसें और रसायन, रेडियोधर्मी या परमाणु पदार्थ, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आतंकवादी कृत्य की इस नई कानूनी परिभाषा में पदार्थों की एक बहुत ही विस्तृत सूची दी गई है। हाँ, स्पष्ट किया गया है कि भारत की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए बम, डायनामाइट या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग तो आतंकवादी कृत्य है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई घातक चीजों को शामिल किया गया है। इस सूची की गहराई को देखें तो इसमें आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, जहरीली गैसें, रसायन और यहाँ तक कि जैविक और रेडियोधर्मी पदार्थों के इस्तेमाल को भी रखा गया है। जी, इससे ये समझ में आता है कि कानून सिर्फ पारंपरिक विस्फोटकों तक सीमित नहीं है। भविष्य में होने वाले किसी भी ऐसे हमले को जिसमें रसायन या जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की नियत हो, सीधा आतंकवाद की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर एक बेहद व्यापक दृष्टिकोण है। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, तो बीएनएस की धारा 113 के तहत उसे क्या सजा मिल सकती है? 3 वर्ष की जेल, 7 वर्ष की जेल, आजीवन कारावास तक की जेल और जुर्माना, मृत्युदंड। इसका सही उत्तर है आजीवन कारावास तक की जेल और जुर्माना। पिछले सवाल में हमने आतंकवादी कृत्य को समझा था, लेकिन इस सवाल के तथ्य बताते हैं कि सिर्फ घटना को अंजाम देना ही अपराध नहीं है। बिल्कुल। दस्तावेजों में यह स्पष्ट विश्लेषण है कि आतंकवादी संगठन का केवल सक्रिय सदस्य होना भी अपने आप में एक बेहद गंभीर अपराध है, जिसके लिए सीधे तौर पर उम्र कैद तक की सजा तय की गई है। और इसके साथ ही इन तथ्यों में एक और प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी को शरण देता है, जिससे कानूनी भाषा में हार्बर करना कहते हैं, तो उस कृत्य के लिए भी 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आतंकवाद के इकोसिस्टम में काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हथियार चलाने वाला हो, संगठन का सदस्य हो या फिर उन्हें छिपने की जगह देने वाला मददगार हो, कानून सभी को समान गंभीरता से लेता है। आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन करना सीधा एक बड़े दंड को बुलावा दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस की धारा 116 के तहत गंभीर चोट की श्रेणी में निम्नलिखित में से क्या आता है? दांत या हड्डी का फ्रैक्चर कर देना, त्वचा पर साधारण खरोच आना, बाल खींचना, कपड़े फाड़ना। इसका सही उत्तर है दांत या हड्डी का फ्रैक्चर कर देना आता है। और इस गंभीर चोट की श्रेणी में सिर्फ हड्डियां टूटना ही शामिल नहीं है। तथ्यों में बताया गया है कि अगर किसी की आंख या कान के सुनने और देखने की क्षमता नष्ट कर दी जाए जी, या चेहरे और सिर को हमेशा के लिए विकृत कर दिया जाए, तो वो भी इसी श्रेणी में आएगा। इन सभी चोटों में एक बात समान है, ये किसी भी इंसान के जीवन को स्थायी रूप से बदल देती हैं या उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। कानून इसी स्थायी नुकसान को आधार बनाकर गंभीर चोट को परिभाषित करता है और उसे एक बड़े अपराध के रूप में देखता है। अब अगला सवाल देखते हैं। संपत्ति हड़पने के लिए या अवैध कार्य के लिए विवश करने हेतु स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने पर बीएनएस की धारा 119 के तहत क्या दंड है? 3 वर्ष तक की जेल, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना, 5 वर्ष की जेल, केवल जुर्माना। इसका सही उत्तर है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना। अभी हमने गंभीर चोट के बारे में जाना था, लेकिन ये धारा उस चोट के पीछे की नीयत पर प्रहार करती है। बहुत सही कहा आपने। दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि जब गंभीर चोट पहुंचाने के पीछे का उद्देश्य किसी की संपत्ति हड़पना हो, जिसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। इस स्थिति में सजा का पैमाना बढ़कर सीधे उम्र कैद या 10 वर्ष की जेल और जुर्माने तक पहुंच जाता है। और इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को कोई अवैध काम करने के लिए मजबूर करने के इरादे से ऐसी चोट पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए भी यही कड़ा दंड लागू होता है। ये प्रावधान साफ तौर पर दिखाता है कि कानून हिंसा और उसके पीछे के स्वार्थ को एक साथ मिलाकर देखता है। केवल गुस्से में हुई लड़ाई और किसी सोची समझी साजिश के तहत संपत्ति हड़पने के लिए की गई हिंसा के बीच का अंतर यहाँ स्पष्ट है। ऐसे मामलों में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवक को उसके कर्तव्य से डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर बीएनएस की धारा 121 के तहत अधिकतम कितनी सजा है? 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, 7 वर्ष की जेल, 10 वर्ष की जेल, 14 वर्ष की जेल। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। सरकारी तंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए ये धारा बहुत अहम है। जी,
तथ्यों के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी कर्मचारी यानी लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसे रोकने या डराने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे चोट पहुंचाता है तो ये कृत्य दंडनीय है। इस तरह के अपराध के लिए 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने या सरकारी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें बिना किसी भय के अपना काम करने का माहौल मिल सके। अक्सर ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं जहां ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों के साथ हाथापाई की जाती है। ये कानून स्पष्ट संदेश देता है कि राज्य के किसी भी सेवक को उसके कर्तव्य से बलपूर्वक विरत करने का प्रयास एक गंभीर अपराध माना जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 133 के तहत गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति का अपमान करने के आशय से हमला करने पर क्या दंड है? 6 महीने की जेल, 1 वर्ष की जेल, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 3 वर्ष की जेल? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इस धारा में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, अपमान करने का आशय है। जी, कानूनी तथ्यों में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई बिना किसी गंभीर उकसावे के केवल किसी का जानबूझकर अपमान करने की नियत से हमला या बल प्रयोग करता है तो कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। इस तथ्य का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर व्यक्ति को किसी ने बहुत गंभीर रूप से उकसाया हो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन बिना उकसावे के किए गए ऐसे हमले जिनका मुख्य उद्देश्य केवल सामने वाले की गरिमा को चोट पहुंचाना या उसे बेइज्जत करना हो, उनके लिए 2 साल तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। ये इस बात का प्रमाण है कि कानून सिर्फ शारीरिक चोट को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और गरिमा पर होने वाले हमलों को भी गंभीरता से लेता है। इन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों और उनके पीछे के तथ्यों को गहराई से देखने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है। जी, भारतीय न्याय संहिता अपराध को केवल उसके बाहरी परिणाम से नहीं मापती। ये नया कानून अपराध के पीछे की नीयत यानी इंटेंट और पीड़ित की स्थिति को बहुत बारीकी से तौलता है। चाहे वो जबरन वसूली के लिए फैलाई गई हिंसा हो या फिर बच्चों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का कृत्य, कानून लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो ज्यादा असुरक्षित हैं उन्हें सुरक्षा भी सबसे मजबूत मिले। बिल्कुल। और जब कानून साइबर अपराधों को संगठित अपराध के रूप में देख रहा है और महिलाओं के खिलाफ होने वाली मानसिक प्रताड़ना या उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आचरण को स्पष्ट रूप से क्रूरता परिभाषित कर रहा है, तो क्या इससे आने वाले समय में समाज का मानसिक क्रूरता और डिजिटल अपराधों को देखने का नजरिया और उनकी रिपोर्टिंग का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा? अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 135 के तहत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने, सदोष परिरोध के प्रयास में हमला करने पर सजा क्या है? 6 महीने की जेल, 1 वर्ष तक की जेल या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों? 2 वर्ष की जेल, 3 वर्ष की जेल? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष तक की जेल या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। अच्छा, तो ये सजा है, पर इसमें एक बात है, कानून में प्रयास में हमला करने का जिक्र है। हाँ, क्योंकि यदि कोई किसी को बंधक बनाने के लिए झपटता है ना, तो ये भी दंडनीय है। मतलब सिर्फ झपटना भी अपराध हो गया? बिल्कुल, और आपराधिक बल का प्रयोग भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। तो अगर कोई बल प्रयोग करता है आजादी छीनने के लिए तो सजा मिलेगी? एकदम। इसके लिए 1 वर्ष तक के कारावास का स्पष्ट प्रावधान है। और जुर्माने का भी कोई नियम है? जी, या फिर 5,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और जैसा कि विकल्प में था, दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, मामले की गंभीरता के आधार पर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो बच्चों के अधिकारों से जुड़ा है। जी। भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बच्चे को अपंग बनाने पर बीएनएस की धारा 139(2) के तहत न्यूनतम सजा क्या है? 7 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष, आजीवन कारावास तक, 10 वर्ष, 14 वर्ष? इसका सही उत्तर है कम से कम 20 वर्ष आजीवन कारावास तक। बाप रे, 20 साल! कम से कम 20 साल की सजा होनी भी चाहिए ना। भीख मंगवाने के लिए बच्चे के अंग भंग करना एक बहुत ही अमानवीय अपराध है। बिल्कुल, इससे क्रूर और क्या ही हो सकता है। इसीलिए कानून की नजर में ये एक घोर अपराध माना गया है। और इसीलिए न्यूनतम सजा इतनी ज्यादा रखी गई है। सही कहा। इस अपराध में न्यूनतम सजा 20 वर्ष तय की गई है। कोई रियायत नहीं मिलती इसमें। और ये आजीवन कारावास तक भी जा सकती है? जी, ये सजा आजीवन कारावास तक भी बढ़ाई जा सकती है। क्या इसमें भी जुर्माने का प्रावधान है? बिल्कुल, इसके साथ भारी जुर्माना भी निर्धारित है। ये तो वाकई बहुत सख्त कानून है। अब भीख मांगने की ही बात चल रही है, तो अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। बीएनएस की धारा 139(4) के अनुसार भिक्षावृत्ति या भीख मांगने में क्या क्या शामिल है?
भविष्य बताने या कर्तव्य दिखाने के बहाने पैसे मांगना, दान प्राप्त करने के लिए घाव या रोग प्रदर्शित करना, भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मतलब ये सारी चीजें भिक्षावृत्ति की परिभाषा में आती हैं। हाँ देखिए, गायन या नृत्य के बहाने पैसे मांगना भिक्षावृत्ति है। अच्छा। तो जो लोग चौराहों पर गाकर या नाचकर पैसे मांगते हैं वो भी। बिल्कुल, और कर्तव्य दिखाने के बहाने पैसे मांगना भी इसी में आता है। और जो घाव दिखाने वाला विकल्प था वो तो बहुत आम है। लोगों के सहानुभूति पाने के लिए अपने या किसी बच्चे या जानवर के घाव दिखाना भी भिक्षावृत्ति है। और घरों में घुसकर मांगना, वो भी अपराध है। भिक्षा के लिए किसी के घर या निजी परिसर में घुसना भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। बहुत ही व्यापक परिभाषा है ये तो। चलिए अब सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक अहम सवाल देखते हैं। सेना, नौसेना या वायुसेना के भगोड़े यानी डिजर्टर को शरण देने पर बीएनएस धारा 164 के अपवाद में किसे दंड से छूट प्राप्त है? माता पिता को, दोस्त को, पति या पत्नी को, भाई बहन को? इसका सही उत्तर है पति या पत्नी को। ये थोड़ा हैरान करने वाला अपवाद है। मतलब माता पिता को छूट नहीं है? जी नहीं, सामान्य तौर पर सेना के भगोड़े को शरण देना अपराध है। और इसके लिए सजा कितनी होती है? भगोड़े को शरण देने पर 2 वर्ष तक का कारावास होता है। अच्छा, लेकिन इस नियम में एक अपवाद है। हाँ, इस नियम का कानून में एक अपवाद मौजूद है, जो कि पति या पत्नी के लिए है। बिल्कुल, यदि शरण भगोड़े के पति या पत्नी द्वारा दी गई है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मतलब जीवन साथी को कानूनी तौर पर यह छूट दी गई है। जी, इसे वैवाहिक संबंधों का एक विशेषाधिकार माना जाता है। चलिए अब चुनाव और लोकतंत्र की बात करते हैं। चुनाव के संदर्भ में बीएनएस की धारा 169 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकार में क्या-क्या शामिल है? चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना या न होना, उम्मीदवार होने से अपना नाम वापस लेना, मतदान करना या मतदान से विरत यानी दूर रहना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मतलब सिर्फ वोट डालना ही अधिकार नहीं है, वोट न डालना भी अधिकार है। बिल्कुल, ये सभी विकल्प एक नागरिक के स्वतंत्र निर्वाचन अधिकार माने जाते हैं। और अगर कोई किसी पर दबाव डाले तो वो गलत है। इन अधिकारों में बाधा डालना कानूनी अपराध है। इसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? इस तरह की बाधा को चुनावों पर अनुचित प्रभाव कहा जाता है। अनुचित प्रभाव? अच्छा। हाँ। और अंग्रेजी में इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव डालना माना जाता है। बहुत ही स्पष्ट है ये। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बहुत ही गंभीर अपराध की तरफ। बीएनएस की धारा 180 के तहत जाली या कूटकृत करेंसी नोट, स्टैंप या सिक्का अपने कब्जे में यानी पास में रखने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष तक, 7 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों, 10 वर्ष तक, आजीवन कारावास? इसका सही उत्तर है 7 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों। तो क्या सिर्फ पास में रखना भी अपराध है, भले ही उसे चलाया ना हो? हाँ, केवल नकली मुद्रा या स्टैंप अपने पास रखना भी कानूनन जुर्म माना गया है। और इसके लिए 7 साल की जेल हो सकती है? जी, पास रखने के लिए 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना भी लग सकता है? बिल्कुल, पास रखने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई उस नकली नोट को बाजार में चलाने की कोशिश करे तो? सजा बहुत बढ़ जाती है। यदि उस नकली नोट को असली के रूप में चलाया या उपयोग किया जाए तो सजा 10 वर्ष या आजीवन कारावास होती है। आजीवन कारावास, ये तो बहुत ही सख्त है। होना भी चाहिए, ये देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। सही बात है। अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर स्वास्थ्य की बात करते हैं। बेचे जाने वाले खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करने पर बीएनएस की धारा 274 के तहत कितनी सजा निर्धारित है? 1 माह की जेल, 3 माह की जेल, 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक जुर्माना, 1 साल की जेल। इसका सही उत्तर है 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक जुर्माना। मिलावट तो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हाँ, और खाद्य सामग्री में मिलावट करना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो एक दंडनीय कृत्य है। इसके लिए सजा 6 महीने की है। जी, मिलावट के लिए 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और जुर्माने का भी नियम है ना इसमें? बिल्कुल, इसमें 5,000 रुपए का जुर्माना भी शामिल है। और अगर कोई पीने वाली चीजों में मिलावट करे तो, जैसे नकली जूस या ऐसा कुछ, उसके लिए अलग से कानून है। हानिकारक पेय पदार्थ बेचने पर बीएनएस की धारा 275 लगती है। और उसमें सजा कितनी है? सजा बिल्कुल वही है, धारा 275 के तहत भी यही समान सजा मिलती है। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया। अब एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या उसका प्रयास करते हैं तो उसे बीएनएस की धारा 3101 के तहत क्या कहा जाता है? डकैती, उद्दापन, एक्सटॉर्शन, चोरी, आपराधिक अत्याचार। इसका सही उत्तर है डकैती। मतलब डकैती कहलाने के लिए लोगों की संख्या सबसे अहम है। हाँ, डकैती की मुख्य शर्त यह है कि इसमें कम से कम 5 व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है। और मान लीजिए 5 लोग गए
पर लूट सिर्फ 2 लोगों ने की और 3 लोग सिर्फ बाहर पहरा दे रहे थे। वो भी बचेंगे नहीं। इसमें लूटने वाले सदस्य तो डकैत माने ही जाते हैं। अच्छा, और जो बाहर खड़े थे योजना बनाने वाले? और सहायता करने वाले सदस्य भी डकैत माने जाते हैं। और इसकी सजा क्या होती है? सजा बहुत सख्त है। डकैती के लिए आजीवन कारावास की सजा होती है, या फिर कोई और विकल्प? या फिर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। बाप रे, कठोर कारावास, मतलब कोई नरमी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक संगठित अपराध है। चलिए, अब मानहानि से जुड़ा एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 356 के तहत किसी मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना कब मानहानि की कोटि में आता है? कभी नहीं। यदि वो लांछन सत्य हो, यदि वो लांछन मृतक की ख्याति को जीवित होने पर हानि पहुंचाता और उसके परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से हो, केवल राजनीतिक मामलों में। इसका सही उत्तर है यदि वो लांछन मृतक की ख्याति को जीवित होने पर हानि पहुंचाता और उसके परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से हो। मतलब कोई इस दुनिया से चला गया है, फिर भी उसकी मानहानि हो सकती है। हाँ, मरे हुए व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना भी मानहानि हो सकता है। इसकी शर्त क्या है? ये तब मानहानि है यदि वो लांछन व्यक्ति के जीवित होने पर उसकी प्रतिष्ठा गिराता। और परिवार से भी इसका कोई संबंध है? बिल्कुल, ये तब भी मानहानि है जब ऐसा लांछन उसके जीवित परिवारजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से लगाया गया हो। चलिए, अब मानहानि की बात उठी है तो आज का आखिरी प्रश्न इसी के अपवादों से जुड़ा है। बीएनएस की धारा 356 के अपवादों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या मानहानि डिफेमेशन नहीं माना जाता है? लोकहित में कही गई कोई सत्य बात, न्यायालय की कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना, किसी व्यक्ति की भलाई के लिए सद्भाव पूर्वक दी गई चेतावनी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मतलब अगर कोई बात 100% सच है तो वो मानहानि नहीं है। हाँ, यदि किसी के बारे में कही गई बुरी बात 100% सच है तो वह मानहानि नहीं है, पर शर्त यह है कि वह जनता की भलाई के लिए हो। और अखबारों में जो कोर्ट की रिपोर्टिंग छपती है, कोर्ट में क्या हुआ, इसकी सही रिपोर्टिंग छापना भी मानहानि के दायरे से बाहर है। और जो चेतावनी वाला विकल्प था, वो भी सुरक्षित है। किसी को किसी धोखेबाज व्यक्ति से बचाने के लिए चेतावनी देना भी मानहानि नहीं है। अच्छा, तो ये सारी स्थितियां अपवाद हैं। जी, ये सभी स्थितियां मानहानि के कानून के अपवाद हैं। तो आज हमने देखा 300 MCQ सीरीज का 5वां वीडियो, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन पर बात की हमने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं इसके छोटे भाग के साथ। नमस्कार।